ओके। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था पांच थी में हमने पांच चीजें देखी थी कि हाँ कैसे वो पांच इकमा स्क्रिप्ट के पांच चेंजेस। आज हम सिक्स चेंजेस देखने जा रहे हैं। सिक्स चेंजेस हमारा क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। ये क्या है, तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, डी स्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द ES6। कि ये क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, हमारे ES6 का एक बहुत पॉपुलर फीचर था। डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज एन एक्सप्रेशन दैट मेक इट इजी टू extract value from the array or properties from object into distinct variable। ये क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या करता है, ये एक कोई टाइप का कह सकते हो, एक टाइप का हमारा कीवर्ड्स है या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, एक एक्सप्रेशन है जो हमारे लिए इजी करता है कि हम किसी भी एरे से वैल्यू को किसी भी एरे से वैल्यू को या किसी भी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम अलग अलग वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे नॉर्मली हम अभी तक क्या करते थे कि अगर हमको किसी एरे से अगर वैल्यू अलग अलग वैल्यू निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, हमारी अप्रोच क्या होती, एरे से या इवन ऑब्जेक्ट से अगर निकालना है हमको, मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में था एक फॉर इन लूप करके। हमने कल लूप्स देखा था, वहां देखा था कि एक फॉर इन करके लूप था। तो फॉर इन लूप का यूज करके हम क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में इटरेशन करके उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम निकालते थे। तो ये दो तरीका था। अगर हम एरे की बात करें तो हमारे पास फॉर लूप या व्हाइल लूप था, अगर एरे की बात करें तो। और अगर हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास फॉर इन लूप था। तो ये एक तरीका था, बट इससे क्या होता था, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था क्योंकि एक लूप हमको चलाना पड़ रहा है तब हम निकाल पा रहे हैं। इसी का अल्टरनेटिव हमको ये लेकर के आया डी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। इसी चीज का कि हमको किसी एरे या किसी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट प्रॉपर्टी निकालने के लिए जो लूप्स हमको चलाना पड़ता था, अब बोला आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का यूज करो और आपका उस एरे से सारा प्रॉपर्टीज निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा वो हम आगे देखेंगे, आगे हमको देखेंगे कैसे निकलेगा। अब देखो आगे क्या है, देयर आर दी टू टाइप ऑफ डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट एक्सप्रेशन, नेमली एरे डी स्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। अब हमारा क्या है, इट कैन बी यूज इन फॉलोइंग मैन। अब हमारा क्या है, जब हम डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं, डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं, डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या है, हमारा दो टाइप का है। एक क्या है हमारा एरे डी स्ट्रक्चरिंग, और दूसरा ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। हमने देखा डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या है। डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट, एरे से डिफरेंट वैल्यू को या तो ऑब्जेक्ट से डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। अब हमारा डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट दो टाइप का होता है, एक तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग एंड दूसरा ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। एरे डी स्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ये दो टाइप की डी स्ट्रक्चरिंग होती है। अब एरे डी स्ट्रक्चरिंग होता कैसे है कि हम एरे डी स्ट्रक्चरिंग का पहले काम क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एरे डी स्ट्रक्चरिंग कि ये क्या है, टू डिस्ट्रक्ट और एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम एरे। एरे डिस्ट्रक्चरिंग का काम क्या है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हमको क्या कर रहा है, किसी भी एरे से वैल्यूज को डिस्ट्रक्ट या एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और जबकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग इसका जस्ट अपोजिट, तुम समझ, वो किसी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को निकाल के लेके आएगा।
ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, बस यही चीज है। ठीक है, यहां तक डाउट किसी को? बोला कि ये एरे हमने लिया, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, बिना किसी लूप का यूज किए हमको सारे एलिमेंट्स को निकालना है। ये जो 4 6 और 8 है, इन 4 6 और 8 को हमको बिना किसी एरे का यूज किए निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक दूसरा मान लो एक दूसरा एरे डिक्लेयर करेंगे, बट वो दूसरा एरे क्या रहेगा, ये जो पहला एरे है, ये एरे है तुम्हारा वैल्यूज का एरे। जबकि हम एक दूसरा एरे बनाएंगे, मान लो ए आर करके, वो एरे रहेगा हमारे उसकी डिफरेंस वेरिएबल का एरे। जैसे मान लो हमने दे दिया ए कॉमा, या मान लो v1 वैल्यू 1, v2 कॉमा v3, और ऐसे इक्वल टू ए आर आर। हमने एक दूसरा एरे बनाया, उस दूसरे एरे के अंदर वो एरे एक वेरिएबल्स का एरे था, और उसके अंदर में हमने पहले एरे को असाइन करवा दिया। और अब हम जाकर के क्या करेंगे, जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग जब हम अगर v1 करते हैं, कॉमा v2 करते हैं, कॉमा v3 करते हैं, तो हमको ये क्या करेगा, ये तीनों वेरिएबल 4 6 8 हमारा निकल जाएगा बाहर। हमारा ये तीनों वेरिएबल बाहर निकल जाएगा। देखो अगर इसको देखना है तो आई थिंक हम दिखा, हमने यही बोला कि ये देखो ये ऐसा प्रोग्राम था लेट ए आर आर। अब यहाँ पे एरे को हम ऐसे फॉर्म करते हैं, यहाँ एरे के वैल्यू ऐसे देते हैं, हमने वैल्यू दिया, एक दूसरा हमने इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर लिखा v1 v2 बिग ब्रैकेट, इसके आगे कुछ नाम नहीं है, ये डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर ही बन रहा है, और इक्वल टू ए आर आर, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में उन सारे वेरिएबल्स को लिख दिया। ये यही जो चीज यहाँ पे है, इसी को हम कहते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। ये जो इक्वेशन एक टाइप का बना, इसको हम कहें एरे डीस्ट्रक्चरिंग। क्लियर है? हेलो, चलो बैक आते हैं हम। तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट था एरे डीस्ट्रक्चरिंग का, जहां हम क्या कर रहे थे, किसी एरे से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बिना किसी लूप्स का यूज किए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो ES6 ने लेके आया। इसी तरह से एक दूसरा था कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ये तो एरे का हो गया। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा कैसे, वो देखो। अब मान लो यहीं पे हम एक बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस टाइप से, ओबीजे मान लो करके, ओबीजे इजकल टू, ऑब्जेक्ट हमेशा एक की वैल्यू पेयर में रहेगा, जैसे मान लो नेम कोलोन मान लो ATPLC, फिर इसके बाद एज, और एज के लिए मान लो इसका एज 24 मान लिया। ये हो गया, एक मिनट, ओबीजे इक्वल टू नेम ATPLC एज 24, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। जा, अब हमको इसके अंदर का दोनों चीज को डीस्ट्रक्ट करना है। हम कैसे करेंगे, तो कोई नया तरीका नहीं, जैसे हमने पहली बार किया था वैसे ही, नेम कॉमा एज, या नहीं तुमको डिफरेंट लेना है तो नेम के लिए N और एज के लिए A ले लो, और इसके अंदर वो ARR जो था वो OBJ दे, और कंसोल डॉट लॉग पे हम क्या कर रहे हैं, जनरली जैसे हम वहां किए थे वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं N कॉमा A,
देखो रन करके हम देखते हैं। ओह, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। हमारा थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा कि हम जब जब हम यहाँ पे एरे डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, तो मेरा डीस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स कुछ ऐसा बना था, बिग ब्रैकेट एरे का ऐसा था, और उसके अंदर हम ए आर को असाइन कर रहे थे। बट हमारा ऑब्जेक्ट का क्या है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ डिक्लेयर कैसे हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस से, जबकि हमारा एरे डिक्लेयर होता था बिग ब्रैकेट से। तो अगर जो हमने ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर किया, तो हमारा क्या होगा, एरे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का जो ये एक्सप्रेशन बनेगा, उसमें भी कर्ली ब्रेसेस रहेगा। तो ये कर्ली ब्रेसेस एंड कॉमा ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड, वाई ये क्यों अनडिफाइंड दिया, तो वो पहली बार अनडिफाइंड क्यों आया था, पहली टाइम में जो हमने अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के केस में ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के सिंटैक्स में जो भी ये नाम लिखोगे, ये नाम वही नाम होना चाहिए जो तुम्हारे प्रॉपर्टीज का नेम है। अगर पहला प्रॉपर्टीज का नाम नेम है, तो यहाँ पे पहला नेम होगा। अगर दूसरे प्रॉपर्टीज का नाम एज है, तो यहाँ भी एज होगा। अगर इसी तरह से मान लो हम इसका दे देते हैं कोई तीसरा प्रॉपर्टीज क्लास, और क्लास में हम मान लो मेंशन कर देते हैं 12 या 12वां क्लास में। तो अगर देखो हम यहाँ पे सी सिर्फ लिखते हैं या यहीं पे सी लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ATPLC 24 तो दिया, बट यहाँ पे अनडिफाइंड दे दिया, यानी वैल्यूज को पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम क्लास लिखते हैं, ओह, क्लास हम नहीं यूज कर सकते हैं क्लास, क्योंकि एक कीवर्ड है। तो ऐसा हम कर लेते क्लास इन, या हम कैमल केस का यूज कर लेते हैं। हमको पता है कि कैमल केसिंग एक कॉन्सेप्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि हम अति में दो नाम को का जो दोनों अगर दो कैरेक्टर को हमको जोड़ना, सॉरी दो अलग अलग वर्ड को जोड़ना है, तो हम क्या किए, दोनों वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर दिए। तो ये कैमल केसिंग है जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम ऐसे कर दिए क्लास इन। अब वहां हमने किया, तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा क्लास इन, और यहाँ भी हमको करनी पड़ेगी क्लास इन, और रन किए, देखो ये आ गया ATPLC 12 24 और 12। तो ये था तुम्हारा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, बहुत ज्यादा यूज होगा तुम्हारा ये में क्या कहते हैं, रिएक्ट के एप्लीकेशंस के टाइम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना, आगे जाकर के जरूरत इसकी बहुत ज्यादा पड़ने वाली। तो ये था। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या है इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल, ES6 प्रोवाइड इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल which make it easy to quickly create object with properties inside the curly braces। कि अब ऑब्जेक्ट लिटरल क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल में क्या है कि ES6 ने हमको ये इजी कर दिया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज के साथ क्रिएट करना, कि जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रैसेज में रख रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रैसेज में रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक गेट मोबाइल नाम का ये फंक्शन है, गेट मोबाइल नाम का फंक्शन हमने लिया। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, इसने हमने यहाँ कर्ली ब्रैसेज में मेंशन कर दिया मैन्युफैक्चर मॉडल ईयर। तो ये क्या कर रहा है, कोई मोबाइल होगा, कोई मोबाइल नाम का मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक मोबाइल नाम की कोई ऑब्जेक्ट है मोबाइल, उसका हम तीन प्रॉपर्टीज एक्सेस, एक मिनट